के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले के जो इसके पार्ट्स है ना, मतलब 15 जीके क्वेश्चंस वाली हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसके अगर आपने पहले के पार्ट्स देख रखे हैं तो ये है आज उसका कौन सा पार्ट है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन आज के भी ना क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल होने वाले, जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। तो फुल फोकस के साथ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शंस को कर दो ऑफ और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन विच कंट्री द वाइट जिराफ इज फाउंड। कौन से देश में वाइट जिराफ पाया जाता है? ऑप्शंस ए केन्या, बी जापान, सी अमेरिका या डी इजिप्ट। ठीक है ना, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो केन्या, जापान, अमेरिका और इजिप्ट में से कौन से देश के अंदर वाइट सफ़ेद जिराफ पाए जाते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है ए केन्या। जो केन्या देश है ना, वहाँ पर वाइट जिराफ सफ़ेद जिराफ भी पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ जंगल बिफोर लायन। देखो, लायन से पहले, अभी तो हम किंग ऑफ जंगल किसे कहते हैं, लायन को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन एनिमल जब लायन के पहले कौन से एनिमल को किंग ऑफ जंगल कहा जाता था? ऑप्शन है ए रैबिट, बी एलिफेंट, सी कैट या डी बेयर। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है बी एलिफेंट। जो एलिफेंट है, आप देखा भी होगा भाई, उसका बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत पावरफुल भी होते हैं एलिफेंट। आपने जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो लायन से पहले किंग ऑफ जंगल एलिफेंट को कहा जाता था। रैबिट भाई छोटा सा, उसको क्या ही किंग बनाओगे तुम। और कैट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, लेकिन कैट जो है वो तो नहीं हो सकती भाई किंग ऑफ जंगल। और बेयर की बात करी जाए, बेयर खूंखार ज़रूर होते हैं, लेकिन कभी कभी सॉफ्ट भी निकल जाते हैं, तो क्या ही फ़ायदा उनको किंग ऑफ जंगल लगेगा। तो एलिफेंट को लायन से पहले किंग ऑफ जंगल कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेवल थोड़ा सा अप किया है। विच सिटी इज फेमस फॉर द ग्रेप कल्टीवेशन इन इंडिया। अब जिसको ये पता होगा कि कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी के अंदर कौन सी चीज़ का ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन है आपके ए अहमदाबाद, बी आगरा, सी नासिक और डी है मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी नासिक। जो नासिक शहर है ना, वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। वहाँ पर ग्रेप का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री द ब्लू रोज इज फाउंड। आपने रोज कितने कलर के देखे आज तक? सबका आंसर एक ही होगा भाई, रेड कलर के देखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू रोज भी पाए जाते हैं इस दुनिया में? सुन के आप शॉक हो रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ब्लू रोज भी पाए जाते हैं। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर ब्लू रोज पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका ए अमेरिका, बी साउथ अफ्रीका, सी जापान और डी इंडोनेशिया। आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी जापान। जो जापान है ना, वहाँ पर ब्लू रोज भी पाया जाता है। ब्लू रोज मतलब नीला रोज, समझ रहे हो, नीला रोज पाया जाता है जापान में। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच क्रिएचर डजंट स्लीप। ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो सोता नहीं है फ्रॉम इट्स बर्थ टिल इट्स डेथ। मतलब कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो सोता नहीं है अपने जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक। मतलब जब से वो जन्मा है और जब तक उसकी मृत्यु होगी तब तक वो एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी सोएगा नहीं। वो कौन सा क्रिएचर है? ऑप्शन है ए फ्रॉग, बी स्नेक, सी एंट और डी बर्ड। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आई होप आप इसको भी ट्रैक कर पाएंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी आंट। जो आंट है ना, वो हमारी जब से पैदा होती है तब से अपनी डेथ तक वो सोती नहीं है। आपने देखा भी होगा ऑब्वियसली, जब भी आप किसी चींटी को देखते हो कि वो एक जगह खड़ी रहती है, नहीं,
हाँ कभी कभी खड़ी रहती हैं, लेकिन वो सोती नहीं है, कभी भी नहीं सोती है। ठीक, वो कभी भी नहीं सोती है, जब तक वो मर ना जाए तब तक वो सोती नहीं है। मतलब अलग ही लेवल है ये तो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू सिंग आवर नेशनल एंथम। हमारे नेशनल एंथम जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो किसने लिखा है? सबसे पहले तो ये बताओ, तुम लोगों को पता होगा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन क्या तुमको ये पता है कि नेशनल एंथम को गाने के लिए कितना समय लिया जाता है? देखते हैं। ऑप्शंस आपके ए 50 सेकेंड्स, बी है 52 सेकेंड्स, सी है 60 सेकेंड्स या डी है 46 सेकेंड्स। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है बी 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड लिए जाते हैं हमारे नेशनल एंथम को गाने के लिए। 52 सेकेंड ये क्यों लिए जाते हैं? अगर आपको इसका भी जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेशनल एंथम लेकिन जब भी गाया जाता तो आप देखोगे वो 52 सेकेंड के आसपास ही रहता है हमेशा। 52 सेकेंड से ज़्यादा कम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। जब भी आप नॉर्मली नेशनल एंथम को गाओगे तब वो 52 सेकेंड का ही आएगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी गा दोगे, जल्दी करके गा दोगे, तो वो तो 30 सेकेंड में हो जाएगा। और बहुत धीमे धीमे गाओगे, जन गण मन करके गाओगे, तो वो तो 60 सेकेंड से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब नॉर्मल पेस पे गाते हो तो वो 52 सेकेंड का ही एज अ काउंट होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द ओजोन लेयर इज फाउंड। आपको पता है भाई, सन है हमारा एक स्टार। अब सन जो है वो हमारे सबसे पहले तो चीज़ क्या रिलीज करता है? सनलाइट रिलीज करता है, ठीक है। अब उस सनलाइट के अंदर भी ना अलग अलग टाइप की रेज होती है। उनमें से एक रे होती है यूवी रे। यूवी रे के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लेकिन यूवी रे का कोई सा भी सेक्शन हो ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि अगर आपको वो यूवी रेज लगती हैं तो आपको स्किन कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो आपको ये बताना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनी हुई है जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो आपको बताना है कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर और डी एक्सोस्फेयर। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपका आंसर आ चुके होंगे। आंसर है इसका बी स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, आपको एक ट्रिक देता हूँ। जब भी आपको अर्थ की सारी लेयर्स जो होती है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो होती हैं, अगर आपको कभी भी उन्हें याद करना है तो ऐसे याद करो। पहले आती है ट्रोपो से ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो स्ट्रेटो, स्ट्रेटो से स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो, मीजो से मेसोस्फेयर, तो ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मोस्फेयर एंड ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो एक्सोस्फेयर। क्लियर? और ये सीरियल वाइज है, पहले ट्रोपोस्फेयर तो ट्रोपो, फिर स्ट्रेटोस्फेयर तो स्ट्रेटो, फिर मीजोस्फेयर तो मीजो, फिर थर्मोस्फेयर तो थर्मो, फिर एक्सोस्फेयर तो एक्सो। ठीक, तो क्या बनी ट्रिक? ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो एक्सो। ऐसे आप जब भी आपको अगर याद रखनी है, अगर आपको नहीं याद हो रही है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। कौन से सन में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की कब शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है ए 1947, बी 1942, सी 1945 या डी 1930। इसमें से आप एक ऑप्शन को पहले से एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कौन सा ऑप्शन है, वो आप खुद फिगर आउट करो। तो आइए, आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, पहला ऑप्शन 1947 है। अब एक बात सोचो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। उस साल में अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करें तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा? कोई मोटिव ही नहीं है उसका। तो 1947 तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। 1930, अब ये बहुत पुराना हो जाएगा फिर तो ना, तो उतना भी पुराना नहीं। अब 1942 और 1945 में से आपको देखना है।
1942 और 1945 में आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है ना वो है बी 1942। आपको बस ये याद रखना है कि 42 या तो 45 इसके बीच में है, और उसमें से भी आपको देखना है 2 और 5 में कौन छोटा है। 2 छोटा है, बस हो गया। 1930 बहुत पुराना हो जाएगा। 1947 भाई जिस दिन आज़ादी मिली हमको उसी साल की बात कर दी इनने, तो ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is the largest producer of the aluminium in the world? कौन सा देश सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है देश दुनिया में? ऑप्शन है आपके ए ब्राजील, बी रशिया, सी जमाइका और डी चाइना। ये चारों देश के नाम है, आपको बताना है इनमें से कौन से देश में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी जमाइका। जो जमाइका है ना वो हमारे देश का मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू बैन टबैको? कौन से देश ने सबसे पहले टबैको बैन करी थी अपने देश में? आंसर्स बता देता हूँ आपको, तो ऑप्शन देखो पहले। ए इंडिया, बी भूटान, सी रशिया या डी नेपाल। आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर्स आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है हमारा बी भूटान। जो भूटान है ना उसने सबसे पहले अपने देश में तंबाकू, जिसको आप टोबैको बोलते हो, तंबाकू, उसको सबसे पहले बैन कराया था अपने देश में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, LG इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? LG जो है वो कौन से देश की कंपनी है, आपको बताना है। ऑप्शन से ए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बी इंडिया, सी चाइना या डी साउथ कोरिया। आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर्स आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है डी साउथ कोरिया। जो LG कंपनी है ना, जिसके आपने टीवीज भी देखे होंगे बहुत सारे, आपने फ्रिजेस भी देखे होंगे LG के, तो वो कहाँ की कंपनी है? वो साउथ कोरिया की कंपनी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विच इज द एनिमल ऑफ द नेपाल? विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल? हमारे नेपाल जो है, मतलब जो हमारे जस्ट बगल में है, इंडिया के बगल में, आप कभी भी मैप देखोगे तो नेपाल हमेशा हमारे इंडिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ होता है। और उसका बॉर्डर लाइन कितनी आपका है, यहाँ से बस आपको एक ब्रिज पार करना है और आप सीधा नेपाल पहुँच जाओगे। ठीक, तो उसका नेशनल एनिमल कौन सा है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है आपके बफेलो, सी एलिफेंट, बी एलिफेंट, सी टाइगर या डी डियर। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है हमारा बी ए एलिफेंट। अरे यार, ए बफेलो। इसका सही आंसर है आपका ए बफेलो। जो बफेलो होती है ना, मतलब भैंस जिसको आप कहते हो, वो हमारे नेपाल का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, विच प्लेस इज नोन एज द पेरिस ऑफ इंडिया? भारत के पेरिस को कौन सी जगह को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए मैसूर, सी बी सूरत, सी जयपुर या डी मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है हमारा सी जयपुर। जयपुर जो है उसको पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जयपुर के एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, और ये राम मंदिर से रिलेटेड है। जितने लोगों ने राम मंदिर देखा है उनको इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सो आता होगा। जिनको नहीं आता है उनको आज पता चल जाएगा। तो आपको बताना है हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन राम मंदिर? राम मंदिर के अंदर कितने पिलर बनवाए गए थे? ऑप्शन है ए 393, बी 396, सी 392 या डी 426। आपका समय शुरू होता है अब।
आपके आंसर्स आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है हमारा C392। जो राम मंदिर है आपने देखा होगा, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो उसको खड़वाने, अब देखो आप कोई भी घर देखोगे तो उसके अंदर कुछ पिलर लगे होते हैं। पिलर किस वजह से भाई? सपोर्टिंग के लिए पिलर भी तो चाहिए होते हैं ना। तो राम मंदिर के ऐसे 392 पिलर है, आप सोच सकते हो 392 पिलर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये भी राम मंदिर से रिलेटेड है। आपको बताना है वो द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द राम मंदिर। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन है आपके बिरिंदा सोमाया, बी विष्णु सुतार, सी चंद्रकांत सोमपुरा, या डी BV दोषी। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपके आंसर्स आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा सी चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ना, वो हमारे राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर इज चंद्रकांत सोमपुरा। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए। आई होप सो तुम लोग करवा दोगे। और अगर तुम चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट दोबारा से मैं जल्द से जल्द डाल दूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलूंगा तुमसे अपनी एक और एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।